हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपन वेक्टर। वेक्टर के अंतर्गत जितने भी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपके माइंड के अंतर्गत सेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और तमाम सभी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अपन इस लेक्चर के अंतर्गत या और आने वाली अनदर लेक्चर के अंतर्गत अपन डिस्कशन करेंगे। तो हमारी वेक्टर की आज फर्स्ट लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के बारे में स्टडी करना। तो चलिए हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। जो वेक्टर क्या होती है? वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर को डिफाइन करने से पहले हमें एक और क्वांटिटीज होती है जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको पहले समझते हैं कि स्केलर जो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी एक एक्चुअल में क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज इसके बारे में देखिए, यह एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये डायरेक्शंस की, इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी quantities of physical quantities which can be which can be which can be described which can be described completely which can be described completely by its magnitude. मान ली इट मीन्स एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसको आप डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स डज नॉट डिपेंड और डायरेक्शन। इट मीन्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या जरूरत है? केवल इसके मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स यह क्या करती है? डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल क्या हुआ? डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस जो है वह एक स्केलर क्वांटिटीज है। इट मीन्स क्या, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल इसकी मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स मैं 5 किलोमीटर बोलूँ तो एक क्या है, एक डिस्टेंस। यदि मैं बोलूँ 5 किलोमीटर तो ये क्या हुआ, एक डिस्टेंस को बता रही है। और इसकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन की ओर हो सकती है, चाहे वो नॉर्थ में, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, चाहे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, सेकंड बात की जाए टाइम। टाइम के अंतर्गत आप केवल देखते हो क्या इसकी मैग्नीट्यूड होती है। जैसे कि 5 आवर में बोलूँ, 2 मिनट्स बोलूँ, तो ये क्या है, इसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है बट डायरेक्शंस नहीं होती है। वही मैं बात करूँ स्पीड। स्पीड क्या होती है? जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है, इसकी डायरेक्शंस कुछ नहीं होती है। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लिख दूँ आपके लिए। डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या होती है? यह एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। ओके गाइस। और जैसे कि मैं बात करूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। ऐसी बात की जाए टेम्परेचर, क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। अब बात करूँ कि एनर्जी, एनर्जी भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। ऐसी एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। चलिए अपन बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज, देखिए आप तो जान चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। मतलब ये केवल किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? और इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? विच रिक्वायर्ड विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड magnitude as well as well as क्या? डायरेक्शंस। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके डायरेक्शंस भी रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए?
टू एक्सप्रेस एंड देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट एक और चीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आप देखो, जिसको क्या बोलते हैं, एंड फ्लो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट मीन्स एक लॉ होती है जिसको आपको आगे बताया जाएगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी कोई क्वांटिटीज इसको फ्लो करने चाहिए, तभी वह वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हैं। इट मीन्स जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसकी क्या बात है, इसके पहले इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, उसके पास डायरेक्शंस होनी चाहिए, एंड वह लॉ ऑफ वेक्टर को पालन करे, उसको बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, क्योंकि इसके पास डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, और इसकी एक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फ्लो करती है। ओके, जैसे कि मैं बात करूँ फोर्स, फोर्स भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होता ही है। ओके, और एसेलरेशन, एसेलरेशन जो होती है, एसेलरेशन, एसेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके, इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इम्पल्स, एंगुलर, एवरेज वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, जो सबसे पहले बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, और टॉर्क, टॉर्क आप जानते हैं, टॉर्क, टॉर्क भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी हुआ, वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके, ऐसे बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज होती है जो क्या होती है, बेसिकली इसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और डायरेक्शंस होनी चाहिए, और लॉ ऑफ वेक्टर को क्या हुआ, वो क्या है, फ्लो होनी करनी चाहिए। ओके, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक करेंट, करंट के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। जो करंट होता है ना, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शंस भी होती है, इसके पास डायरेक्शंस भी होता है। बट इसके पास ये क्या होता है कि लॉ, लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको क्या करता है, फ्लो नहीं करता है, और इसलिए जो करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटीज होता है। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होती है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन भी एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होता है, इसलिए क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन क्या, स्केलर क्वांटिटीज है। जो सरफेस टेंशन क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए हम एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। एरिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में यदि बात की जाए तो जो लार्ज एरिया होती है, लार्ज एरिया, लार्ज एरिया होती है बच्चों, वे क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज होता है। ओके, लार्ज एरिया एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब स्मॉल एरिया या स्पेशली बोल दें इनफाइनेटली
इन स्मॉल एरिया, वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लार्ज एरिया बच्चों बात की जाए तो लार्ज एरिया क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट जो स्मॉल एरिया, इनफाइनेटली स्मॉल एरिया होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इस वेक्टर, इसकी जो स्मॉल एरिया है, इसकी डायरेक्शन जो होती है, मतलब इस डायरेक्शंस its directions will be perpendicular to the plane that area. It means, मैं आपको एक कंक्लूजन दूं कि जो सरफेस एरिया होती है उसके अंदर जो लार्ज एरिया होता है, मतलब आप लार्ज एरिया के बारे में बात करोगे ना, तो वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। बट जो स्मॉल एरिया है, इट मींस इनफाइनेटली स्मॉल एरिया होती है, वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, एंड इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होती है। ओके, बट मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि क्या होता है ना, कि किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट है, उस क्लोज ऑब्जेक्ट की जो एरिया की वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है एंड आउटवर्ड होता है। तो मैं क्या लिखना चाहूंगा कि अ क्लोज फॉर अ क्लोज ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लोज ऑब्जेक्ट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एरिया will be taken outward. It means outward डायरेक्शंस आप लिख सकते हो। इट मीन्स क्या हुआ कि जो कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एरिया लेते हैं ना, वो आउटवर्ड लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास एक क्यूब हुआ, ठीक है ना, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है। तो मान लो हमने इस एरिया के बारे में बात करूं, इस सरफेस मैंने लिया, ये स्मॉल एरिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, फिर आउटवर्ड दी सरफेस होगी, एंड ये पॉजिटिव एरिया लिया जाएगा। ओके, क्या लिखा है, पॉजिटिव। जैसे कि मैं बात करूं, एक कोई दूसरा मैंने स्फीयर बना दिया, स्फीयर, ठीक है, ये क्या हुआ, स्फीयर। तो इसकी जो स्मॉल एरिया मैंने यहाँ पे लिया, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो आउटवर्ड दी सरफेस होगी, एंड ये परपेंडिकुलर हुआ। मैं स्मॉल एरिया को मैं डीए से रिप्रेजेंट करूँ, डीए फैक्टर, ये आउटवर्ड दी प्लेन होगी। ओके, तो हमने क्या समझा कि जो सरफेस एरिया के डायरेक्शंस के बारे में समझा कि लार्ज एरिया होती है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, बट जो स्मॉल एरिया होती है, स्मॉल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, एंड इसकी डायरेक्शंस होती है जो आउट ऑफ द प्लेन, इट मीन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एंड कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है वो आउट ऑफ द क्या होती है, प्लेन होती है। चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट ये इसकी वेक्टर है या स्केलर है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। देखिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो लार्ज एंगल इज स्केलर क्वांटिटीज, मतलब जो लार्ज एंगल होती है इसके अंतर्गत, देखो इसमें हम एंगल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक एक सर्कुलर ट्रैक में बनाया, सर्कुलर ट्रैक जिसकी एक सेंटर यहाँ पे हुआ। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, उस ऑब्जेक्ट क्या है, इस पॉइंट पे हुआ, इसको मैंने एक ए पॉइंट दिया, इस पॉइंट पे
ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v है, तो कुछ समय बाद यह कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा b पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कितना एंगल तय किया, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल के फॉर्म में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि लार्ज एंगल जो होती है ना, क्या होती है, लार्ज एंगल, एंगल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लार्ज एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब जो लार्ज एंगल है वो बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट क्या होता है कि जो बट स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल हम फिर से लिखेंगे कि स्मॉल एंगल मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट मजे की बात यह है कि ये जो दोनों है, लार्ज एंगल हुए या स्मॉल एंगल हुए, इनके पास दोनों के पास डायरेक्शंस होता है, बट बोथ बोथ हैव डायरेक्शन। इट मीन्स जो लार्ज एंगल है या स्मॉल एंगल है उसके पास क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। एंड इसके डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं, फॉर डायरेक्शंस मतलब डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए अपन एक रूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हैंडेड राइट हैंड थंब रूल। एक्चुअल में राइट हैंड थंब रूल क्या होती है, इसके बारे में आपको और डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत बताया जाएगी। ओके, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक जनरली क्या होता है, जनरली एक लॉजिक होती है जिसको अपन इसके डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि एक सर्कुलर ट्रैक हुआ और इसका एक सेंटर हुआ। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे है और ये पॉइंट एक बी हुआ, इस पॉइंट ए पे इसको कुछ इसकी वेलोसिटी है और ये पॉइंट बी पे चला गया। इट मीन्स इसकी मोशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी मोशन कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स एंड सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस है मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यदि ट्रेवल कर रहा है तो इसके अंतर्गत जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शंस डायरेक्शंस होती है वे डाउनवर्ड होती है। क्या होता है, डाउनवर्ड मतलब माइनस के कैप, डाउनवर्ड होता है मतलब माइनस के कैप। इसको अपन क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज यदि सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है चल रहा है तो उसकी डायरेक्शंस जो एंगुलर एंगुलर जितनी भी क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्रॉस बनेगी। वही यदि एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, चल रहा है, तो इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, उसको बोलते हैं आउटवर्ड। क्या होता है आउटवर्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। डॉट को क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, एंड क्रॉस को बोलते हैं इनवर्ड। ओके, जैसे कि आपने देखा कि लार्ज एंगल है और जो स्मॉल एंगल है इनके पास दोनों के पास डायरेक्शंस हैं, बट लार्ज एंगल क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका रीजन ये है कि बिकॉज बिकॉज लार्ज एंगल do not flow
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट मीन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होती है वे लार्ज एंगल क्या होता है वो फ्लो नहीं कर पाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं थीटा वन वैक्टर प्लस थीटा टू वैक्टर इज इक्वल टू थीटा टू वैक्टर प्लस थीटा वन वैक्टर, इसको नहीं फ्लो कर पाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं ये एक लार्ज एंगल्स जो है लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। देखिए कहते हैं मास स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, बात है कि मास है स्पीड है एनर्जी क्या है एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। कह रहा है कि मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटीज। आप जानते हैं कि मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी बात सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, दोनों बात सही है कि डिस्टेंस क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही है। ओके, फोर्थ बोल रहा है कि अ वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। नो 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 नो, वेक्टर के पास केवल मैग्नीट्यूड नहीं होती बच्चा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास डायरेक्शंस भी होती है एंड वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फ्लो करता है। तो वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, वेयर एज ए स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो इन्होंने डेफिनेशन को ही अपोजिट किया, वेक्टर वाला डेफिनेशन को स्केलर के साथ लिखा है, स्केलर वाला डेफिनेशन को वेक्टर के साथ लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर इज रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या हुआ फोर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फॉल्स कौन सा है वो पूछा गया था। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए हमने कुछ वेक्टर के बारे में, वेक्टर के अंतर्गत वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है इसके एग्जांपल, और हमने एक क्वेश्चन देखा, और हमने ये भी देखा कि सरफेस एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात की कि लार्ज सरफेस एरिया हो एक स्केलर क्वांटिटीज होती है और स्मॉल सरफेस एरिया होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वह एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, जबकि जो मिनिमम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह क्या होती है स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटीज होती है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली। चलिए हम बात करते हैं कुछ, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि हमारा चैप्टर वेक्टर पे ही बेस्ट है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि वेक्टर्स टाइप या टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर वेक्टर के बारे में। पोलर वेक्टर क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए पोलर वेक्टर क्या होती है, पोलर वेक्टर देखिए यह एक ऐसी वेक्टर है जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग पॉइंट भी होती है और एंडिंग पॉइंट भी होती है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं पोलर वेक्टर के बारे में कि वेक्टर 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 विच हैव स्टार्टिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इट मीन्स कोई सा वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है उसको क्या बोलेंगे एस पोलर वेक्टर। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर विच शो ट्रांसलेशन इफेक्ट। ट्रांसलेशन इफेक्ट जो वेक्टर शो करे उसको अपन क्या बोलेंगे पोलर वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो आप देखो एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है एक पोलर वेक्टर होती है। कैसे देखो, हमने मान लिया कि एक पॉइंट है जिसकी ए नाम दिया, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे रोड आया और एक पॉइंट बी पा गया,
अब इस दोनों की मैं क्या करना चाहूँ कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसके बारे में बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से होगी। इसकी डिस्प्लेसमेंट वो हुई क्या, ये क्या हुआ, इसकी क्या हुई, ये लाइन जो हुई इसकी ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई ना। इट मीन्स देखो हमने डिस्टेंस तो हमारा ऐसे गया है, पर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इस डिस्प्लेसमेंट की एक स्टार्टिंग, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये क्या है, पोलर वेक्टर है, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह अपन सेकंड बात करें तो सेकंड क्या हो सकती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है, एक पोलर वेक्टर है। इसके साथ साथ मैं बोलूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक पोलर वेक्टर है। वैसे बात करूं फोर्स, फोर्स क्या है, एक पोलर वेक्टर है। मोमेंटम बात की जाए, मोमेंटम ये भी क्या है, पोलर वेक्टर। तो हमारे साथ ऐसे ही कितने भी और भी टाइप की एटसेट्रा अपन लिख सकते हैं। आप इतना याद रखिए मेनली क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पोलर वेक्टर है। ओके, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं, देखिए जैसे कि हमने पोलर वेक्टर के अंदर देखा कि उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी थी और एंडिंग पॉइंट भी थी, बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब आप उससे डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब डिड नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इनके पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती, बट एक्चुअल में क्या करते हैं कि बट इट्स सो रोटेशनल इफेक्ट, मतलब ये ऐसे फैक्टर, इस प्रकार के फैक्टर होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट। एक्सियल फैक्टर क्या होते हैं, ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा कि एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब आ रही थी, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे चलता है तो उसके एंगल चेंजिंग होती है, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एक्चुअल वेक्टर है। देखिए वैसी भी क्वांटिटी जिसके आगे एंगुलर लग जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्चुअल वेक्टर ही बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, ये भी क्या है, एक्चुअल वेक्टर है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये भी क्या है, एक एक्चुअल वेक्टर है। आपने पढ़ा टॉर्क, टॉर्क क्या होती है एक्चुअल में, एंगुलर एक्सियल वेक्टर है। ओके, एंगुलर मोमेंटम, कोई भी क्वांटिटी जिसके आगे एंगुलर लग जाए वो बेसिकली आपकी एक्सियल वेक्टर होती है, एंगुलर मोमेंटम। तो एक्चुअल में क्या होती है, ये एक्सियल वेक्टर होते हैं। ओके, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक्सियल वेक्टर है वो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, बट इसकी जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शंस उसको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शंस को, डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर की, इस एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शंस होती है उसको अपन यूज करते हैं राइट
राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड जो थंब रूल होती है ये क्या होती है, इसको अपन आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको आगे अपन डिस्कशन करेंगे जब अपन डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे होते हैं। बट हमने आपको एक लॉजिक दी थी कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो उसकी जो डायरेक्शंस होती है क्रॉस होती है, इट मींस क्रॉस को बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। एंड वही यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन होती है डॉट, इट मींस अपवर्ड होती है, अपवर्ड। ओके, तो आप इस ट्रिक से देखो, सी से क्या होता है क्रॉस, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, सी से क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज होगी तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड, इट मींस क्रॉस होगा। और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इट मींस उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड, इट मींस डॉट। अपवर्ड एक्चुअल में क्या लिख सकते हो प्लस के कैप यदि एक्स वाई प्लेन में है, यदि एक्स वाई प्लेन में नहीं हो दूसरे प्लेन में हो तो आप उसको प्लस के कैप नहीं लिख सकते। ओके, तो हमारा ये रहा कि एक्चुअल वेक्टर के बारे में। तो एक्चुअल वेक्टर की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो ऐसे ट्रिक से, बट एक्चुअल में कैसे निकालते हैं जो राइट हैंड थंब रूल्स होती है उसके बारे में तो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए हमारे पास आगे हम अपन बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। तो कहता है कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन एक्चुअल वेक्टर, इट मींस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्चुअल वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट नहीं एक्चुअल वेक्टर नहीं है, फोर्स भी एक्चुअल वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी भी एक्चुअल वेक्टर नहीं है, तो टॉर्क क्या होती है एक्चुअल में, टॉर्क क्या है एक एक्चुअल वेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब कह रहा है कि सेकंड क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल वेक्टर होती है, एक्चुअल वेक्टर होती है। एंड इसकी डायरेक्शंस, एक्चुअल वेक्टर को डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ओके, कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखिए एक्चुअल में क्या होती है कि एक मैंने एक एक्सिस लिया, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी मैंने मास m मान लिया, और क्या कर रहा है कि यह रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यदि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी जो जितनी भी इसकी क्वांटिटीज एंगुलर क्वांटिटीज होती है लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग होगी। और यह एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग होगी, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है या डाउनवर्ड क्रॉस भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि यह क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्रॉस होगी, इसकी डायरेक्शन इट मींस डाउनवर्ड होगी, और एंटी क्लॉकवाइज आए तो इसकी डायरेक्शन डॉट होगी, इट मींस अपवर्ड होगी। तो इट मींस जो एंगुलर एक्सियल वेक्टर होती है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है कि अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ रेडियस वेक्टर, नहीं ये गलत है, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं होगा। ओके, कह रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ रेडियस वेक्टर, ये भी गलत है। एंड फोर्थ इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट मींस देखो जितने भी एक्चुअल वेक्टर होते हैं उसकी डायरेक्शंस अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, या तो डाउनवर्ड भी हो सकता है इट मींस क्रॉस, या तो अपवर्ड हो सकता है इट मींस डॉट। ये डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगी तो क्रॉस होगा, इट मींस डाउनवर्ड होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो डॉट होगा, इट मींस अपवर्ड होगा। ओके, तो आप इस तरह से एक्चुअल वेक्टर की डायरेक्शंस निकाल सकते हैं एज ए ट्रिक। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिया, बट हमने नेक्स्ट टॉपिक और बात करना है कि हमने वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हमने नहीं देखा, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इट मींस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारी टॉपिक नेक्स्ट है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एरो यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं टू यूज एरो, मतलब एरो को यूज करते हैं अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए हमारे पास एक कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे पास देखिए एक एरो हुआ,
ये एरो, ठीक है। इस एरो की ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हेड। एरो की क्या है, हेड। इसको बोलते हैं टेल, टेल। और इसकी जो लेंथ होती है, वो लेंथ एक्चुअल में जो लेंथ होती है, लेंथ, ये लेंथ जो है इस वेक्टर की, इस एरो की, बेसिकली ये लेंथ क्या करती है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बताती है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बताती है। इट मीन्स हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो यूज करते हैं, और एरो में हेड होता है, टेल होता है, और टेल हेड क्या होता है, इस वेक्टर की डायरेक्शंस को बता रहा है ये एरो, और ये लेंथ एरो की क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड को बताती है। इट मीन्स जो क्या होता है कि लेंथ जो होती है एरो की, वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स जितना ज्यादा इस वेक्टर की लेंथ होगी, इस एरो की लेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा इस वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। ओके, तो एरो की जो डायरेक्शंस होती है, इट मीन्स डायरेक्शंस ऑफ एरो। एरो की डायरेक्शन एक्चुअल में कहाँ से है, देखो जो टेल है, टेल टू हेड, ये क्या होती है, एरो की डायरेक्शंस होती है। वो जो एरो की डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होती है, वो क्या करती है कि वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शंस को बताती है। इट मीन्स एरो की जो डायरेक्शंस है, वो क्या बताए कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शंस को बताती है। देखिए मैंने मान लिया कि डी एक वेक्टर है, डी एक क्या है, वेक्टर है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, डी वेक्टर। ये क्या है, इसको बोलेंगे डी एक वेक्टर है, इसको ऐसे बोलेंगे डी वेक्टर। ओके, बट वेक्टर की, इस डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो अपन कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी वेक्टर हुआ, डी वेक्टर पे एक ऐसे बार लगा दोगे तो डी वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगी। ओके, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी नोटेशंस क्या होती है, जो लेटर लिखते हैं ना कोई भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर, इसमें ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ए राइट है, और ए वेक्टर आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे वेक्टर बना दिया, तो ये गलत है। अब आपने ए लिखा और ऐसे वेक्टर बना दिया, ये भी गलत है। आपने ए लिखा और ऐसे वेक्टर बना दिया, ये भी गलत है। आपने ए लिखा और यहाँ पे वेक्टर बना दिया, ये भी गलत है। हमने हमेशा नोटेशन ऐसा अपनाते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो आपको लिख रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि किसी भी वेक्टर को अपन उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को चेंज किए हुए बिना हम उसको दूसरे पैलेस से दूसरे पैलेस पे अपन रख सकते हैं। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को मूव कर सकते हैं किसी पैलेस से दूसरे पैलेस से, बट ध्यान रहे उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स we can move a vector in the space without changing its length। अच्छा, विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ का मतलब क्या भाई साहब, यदि लेंथ भी चेंज करोगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी, एंड डायरेक्शंस। भाई जानते हो कि जो वेक्टर होती है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन चेंज करो तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगी नहीं। एंड ऐसा यदि करोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, इट विल नॉट चेंज द वेक्टर। मतलब आप इट विल नॉट चेंज द वेक्टर। इट मीन्स यदि आप ऐसा करते हैं तो वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इट मीन्स देखो हमारे पास एक वेक्टर हुआ, मैं एरो ले लूं,
एक वेक्टर हुआ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे भी ले जा सकते हो, बशर्ते इसकी लेंथ, बशर्ते बशर्ते इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए। और इसकी डायरेक्शन भी सभी के सेम होने। देखो डायरेक्शन सेम है आई कैप ही, और इसकी लेंथ सेम है, इसलिए ये सब सेम वेक्टर है, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर। तो ये हमारी साहब ये क्या हुआ, आप इस वेक्टर को एक स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या मूव कर सकते हैं, बशर्ते आप दो बातों का ध्यान रखें कि एंगल चेंज ना हो, सॉरी डायरेक्शन चेंज ना हो, और इसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। चलिए आगे हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टू वेक्टर के बिटवीन में एंगल क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बिटवीन में एंगल क्या होती है। देखिए एंगल क्या होती है, देखिए हमको एंगल दो वेक्टर के बिटवीन में फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होती है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दो वेक्टर को या तो उसके टेल टू टेल या हेड टू हेड क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। पहला स्टेप क्या है, दो वेक्टर को या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। एंड दो ज्वाइन करने के बाद उनके बिटवीन में जो मतलब सबसे शॉर्टेस्ट एंगल बनती है, वो दोनों वेक्टर के बिटवीन की जो एंगल होती है उसको अपन बोलेंगे शॉर्टेस्ट एंगल को, उस वेक्टर की एंगल बोलेंगे, दोनों वेक्टर जहां पे मेट कर रहे हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम स्टेप्स कुछ फ्लो करेंगे। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द टेल और हेड ऑफ टू वेक्टर। ओके, हमें हेड टू हेड या टेल टू टेल क्या करना है, ज्वाइन करना है। एंड देन सेकंड इज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम each एंगल ऑफ वेक्टर। समझ में आया, हमें दो स्टेप फॉलो करनी है और तब हम एंगल ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर रखा हुआ है, जैसे कि एक की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की है और एक दूसरी इस प्रकार से है। इन दोनों वेक्टर का मैंने नाम दे दिया, कुछ ए है, दोनों वेक्टर की क्या नाम है, एक का नाम लो ए वेक्टर एंड दूसरा का नाम है पी वेक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, इसके बिटवीन में एंगल ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, इन दोनों वेक्टर को या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड मिलाएंगे। तो हमें क्या करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस कुछ चेंज किए हुए बिना हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपन इस वेक्टर को रख सकते हैं। तो बी वेक्टर को चलो हमने ऐसे रख दिया, इसकी एंगल भी चेंज न किया हमने और मैग्नीट्यूड भी चेंज न किया। और दूसरे वेक्टर जो ए वेक्टर है हम लोग को ऐसे चेंज किया, इसकी एंगल भी आप देखो चेंज नहीं हुई और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुई। और इसकी बिटवीन में जो सबसे छोटा एंगल बना, डेट इज एंगल ऑफ वेक्टर, इट मीन्स टू वेक्टर। ओके, वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो आप कैसे कैसे वेक्टर्स की एंगल आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि एक एक वेक्टर हुआ, एक ए वेक्टर हुआ और दूसरा एक एक वेक्टर हुआ, तो इनके बिटवीन में क्या एंगल हुआ, तो इनके बिटवीन में देखो इनके बिटवीन में दो एंगल बन रहे हैं। देखो ये तो सबसे पहली बात, ये हेड टू हेड ज्वाइंट ही नहीं है या टेल टू टेल ज्वाइंट नहीं है। इट मीन्स देखो एक का तो
हेड जॉइंट है, दूसरा का टेल जॉइंट है, तो इस तरह एंगल अपन नहीं फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हेड टू हेड ज्वाइंट करेंगे या तो टेल टू टेल। तो हम इसको क्या किया, आगे बढ़ा दिया। आगे जब बढ़ाओगे तो इसकी हेड यहाँ पे आ जाएगी और इसकी टेल यहाँ पे आ जाएगी, टेल तो टेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा एंगल, न कि ये जो अल्फा बन रही है ये क्या होगा, ये नहीं होगा एंगल ऑफ वेक्टर, बट ए होगा एंगल, क्योंकि सबसे पहले टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करनी जरूरी है। ओके बच्चों, देखिए अगर सेकंड बात की जाए और भी अपन कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक देखो एक ए एंगल हुआ, एक ए वेक्टर हुआ और एक ए वेक्टर हुआ, ऐसे वेक्टर। तो इनके बिटवीन में जो एंगल बन रही है यही बन रही है ना, ये तो टेल टू टेल ज्वाइंट है, तो इनके बिटवीन में जो एंगल बन रही है यही होगी। बट यहाँ पे देखो कि आप एक और एंगल बन रही है ये अल्फा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एंगल वही लेते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो थीटा एक्चुअल में क्या है, थीटा है या स्मॉलेस्ट अल्फा से, तो थीटा ही क्या होगा, सही होगा। ओके, बट आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि दो वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल होता है वो मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकती है। इट मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा यदि एंगल आ रही है दो वेक्टर के बिटवीन में तो वो सही नहीं है। इट मीन्स दो वेक्टर के बिटवीन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंगल 180 ही हो सकते हैं। मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। इसलिए हम आपको एक लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल between two वेक्टर, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो सकती है, इस 180 डिग्री। ओके, ये आप एक स्टार पॉइंट लें। और मिनिमम एंगल क्या हो सकती है, मिनिमम एंगल क्या हो सकती है, ये तो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री कैसे होगा आपको मैं समझाना चाहूँगा कि मिनिमम एंगल 0 डिग्री कैसे होगा। मान लीजिए कि एक क्या हुआ, एक ए वेक्टर हुआ ए, ठीक है, और दो दूसरा वेक्टर हुआ v। तो देखो एक दूसरे के एक क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स ए वेक्टर हुआ, एक ए हुआ और v एक ए हुआ, एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक दूसरे के जो पैरेलल होते हैं ना उनके बीच में जो एंगल होती है ना वे 0 डिग्री होती है। ओके, और 180 डिग्री कब होगा, देखिए मैं आपको 180 डिग्री भी समझाऊंगा। देखिए हमारे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए क्या है, दो वेक्टर हैं, और मैं कहाँ पे समझाऊँ, यहाँ पे आप समझिए। ये दो वेक्टर हैं, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। इसको मैंने मान लूँ कि एक ए वेक्टर है और एक क्या है, एक बी वेक्टर है। आप देखो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, इस दूसरे को बोलते हैं विपरीत, इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। और इसके बिटवीन में एंगल जो होते हैं ना 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे की या दो लाइन भी एक दूसरे का पैरेलल होती है तो क्या होती है, एक दूसरे उसके बिटवीन में एंगल जो होता है वे 0 डिग्री होता है। और वही लाइन यदि एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गया तो उसके बिटवीन में क्या होगी, एंगल एंटी पैरेलल में 180 डिग्री हो जाती है। ओके, वेरी गुड। देखिए हमारे पास मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बनाओ। देखिए मैंने सबसे पहले एरो लिया, ठीक है, ताकि बढ़िया सा डायग्राम बने। देखिए एक एंगल एक एक ए वेक्टर हुआ, ओके, एक दूसरी वेक्टर क्या हुई, दूसरी वेक्टर आप दूसरी वेक्टर हुआ, ठीक है, और एक तीसरी वेक्टर मैं बना रहा हूँ। हमने ऐसे तीन वेक्टर बनाया, इसका हम नाम ले ले रहे हैं। एक का नाम हमने लिया ये वेक्टर, देखिए एक कुछ नहीं है, ठीक है, एक है ए वेक्टर, इसका मैंने नाम ले लिया बी वेक्टर और इसका नाम लिया मैंने सी वेक्टर। ओके, तो हमने मान लो हमने एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बिटवीन में यदि एंगल अपन को फाइंड करनी है तो आप कैसे करोगे। तो वो इसकी बिटवीन में जो एंगल बनेगी ना ये ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बिटवीन में एंगल होती है। और इस त्रिभुज को आप पहचान ही रहे हो क्या है, इस यहाँ पे एंगल कितनी हुई, 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी बिटवीन में एंगल कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। वही मैं बात करूँ एंगल वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में यदि एंगल बताएं तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए
हुआ। अब देखो यहाँ पे दो एंगल बन रही है। सबसे पहली बात पे हमारी फर्स्ट स्टेप ये बोलती है क्या हेड टू हेड मिला है या टेल टू टेल मिला है। देखो यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है यहाँ हेड टू हेड भी नहीं है और टेल टू टेल भी नहीं। तो सबसे पहले आप मिलाना चाहो तो इसको आगे बढ़ा दो ना, इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा और इसका टेल यहाँ पे आएगा। ए वेक्टर को हमने आगे बना दिया, तो यही एंगल हमारी बनेगी। इसकी एंगल, ये एंगल कितनी हो जाएगी, ये तो 60 डिग्री ना त्रिभुज से भाई, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगा 120 डिग्री एंगल आ जाएगी बच्चा। तो ये क्या होगा 120 डिग्री। तो इसी तरह आपने क्या करेंगे और भी एंगल निकाल सकते हो, और भी ऐसी क्वेश्चन से आपसे पूछी जाती है। ओके, तो आगे हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने अब पोलर वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था और एक्सियल वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहे हैं बच्चा पार्टी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या होती है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए क्या होता है कि इस वेक्टर यूनिट वेक्टर, आपको नाम से भी याद है यूनिट मतलब यूनिट, एक इकाई। मतलब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है 1 होती है। मतलब अ वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, क्या रे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इट मीन्स कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है उसको क्या अपन बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब देखो ये यूनिट वेक्टर एक्चुअल में यूज क्या करती है। देखिए यूनिट वेक्टर हमें केवल डायरेक्शंस बताती है। इट मीन्स इट्स टेल क्या बताती है, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस बताती है, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। मीन्स वेक्टर की डायरेक्शंस को बताती है कौन सा, ये हमारी यूनिट वेक्टर। पर देखो हमारी जो भी आप फिजिक्स पढ़ोगे उस फिजिक्स के अंतर्गत जो यूनिट वेक्टर स्पेशली यूज होती है वो क्या होती है, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन की होती है। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, उसको अपन लिखते हैं क्या, आई कैप। बट इसको आप एक्स कैप भी लिख सकते हो। बच्चों पार्टी ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर इज इन एक्स डायरेक्शंस को आई कैप लिखते हैं, बट इसको एक्स कैप भी लिख सकते हो। एक्स कैप भी वही बात हुई है, वैसी बात है। जेई मेंस 2023 के अंतर्गत एनएलएम के अंतर्गत एक क्वेश्चन पाई थी। जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस के अंतर्गत, जेई एडवांस के अंतर्गत क्वेश्चन दिया गया था। उसके अंतर्गत वेलोसिटी को एक्स कैप में ही लिखे थे। वहाँ पे सेंस क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आपको एक्स कैप भी समझना पड़ेगा। ओके, वही मैं बात करूं यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के अंतर्गत जो यूनिट वेक्टर होती है उसको बोलते हैं जे कैप, या इसको वाई कैप भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें एक्स कैप वाई कैप जो होती है ना, ये जेई एडवांस की क्वेश्चन है भाई साहब, तो ध्यान रखें आप, है ना। यूनिट वेक्टर जो होती है, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शंस बात की जाए, जेड डायरेक्शंस, तो वहां पे क्या होती है उसको बोलते हैं के कैप, या आप जेड कैप भी लिख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो और जो ये प्लेन कैसे बनती है, जो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं एक्स प्लेन, इसको बोलते हैं वाई प्लेन और जेड एक्सिस। इट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये तो जेड एक्सिस। तो इसी के अलोंग क्या होती है, आई कैप होती है, या इसको आप बोले एक्स कैप। इसके अलोंग क्या हो सकती है, जेड कैप बोलो या के कैप बोलो, बात बराबर ही है। और इसके अलोंग क्या होती है, जे कैप बोलो या वाई कैप बोलो, बात क्या है, बराबर है। अच्छा एक बताओ, हमने किसी भी, देखिए कोई भी वेक्टर हुआ उस वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। लेट हमने माना कि लेट ए कोई एक वेक्टर है, तो इसकी यूनिट वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर को क्या कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप। इसको क्या पढ़ोगे, ए कैप, इसका मतलब ए का यूनिट वेक्टर है। ओके, तो इसको बोलते हैं तो वेक्टर, ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं ए वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ए।
ओके, तो इसकी फॉर्मूला होती है कि वेक्टर अपन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी वेक्टर लिया उसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, समझ में आया? ये फॉर्मूला आप याद रखियो हमेशा। क्या होती है, वेक्टर में यदि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है उससे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगी, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये नीचे सॉरी ये जो नीचे वाली है, नीचे वाली ये क्या होती है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिख देता हूँ हिंदी में, ये क्या है, ई वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ इस पे। ये क्या बोलते हैं, ई कैप पढ़ोगे या क्या पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर पढ़ो या कोई भी यूनिट वेक्टर भी पढ़ सकते हो, ए कैप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, हमेशा। देखिए आगे हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास कोई, मैंने रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। देखिए हमने मान लिया कि कोई है ए फैक्टर, ठीक है, जो क्या है 4i के प्लस 5j के प्लस 10k के, ये हमने रैंडम फैक्टर लिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम समझना है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि ये जो ए वेक्टर या ये जो क्वांटिटी है इसके अंतर्गत जो 4 यूनिट, ये क्या है, यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना 4i कैप, तो 4 यूनिट एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और 5 यूनिट वाई डायरेक्शन में, आप देख रहे हो, एंड इसी तरह 10 यूनिट आप क्या देख रहे हो, जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको डायग्राम से भी आपको रिप्रेजेंट कराना चाहूँ तो आप डायरेक्ट डायग्राम भी देख सकते हो। मैंने एक एक्स कैप बनाया और एक वाई एक्सेस और ये रहा जेड एक्सेस, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, 4 यूनिट तो आपकी एक्स डायरेक्शन में है, 5 यूनिट वाई डायरेक्शन में है, वही 10 यूनिट जेड डायरेक्शन में है। अच्छा ये बताओ, जो इस यूनिट वेक्टर जो है, इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो। देखो हम बात करेंगे फाइंड मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाए तो हमने एक रेंडमली एक वेक्टर माना कि मान लो कोई वेक्टर है, ये वेक्टर जिसकी कुछ इस प्रकार से है, ए एक्स एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 4 कोई हो सकती है, आई कैप एक्स प्लस ए वाई जे के प्लस ई जेड के। तो इसकी मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या हुई भाई साहब, सॉरी, ये क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी, क्या होगी, मैग्नीट्यूड। तो आप इसको हमेशा रिमेम्बर रखो इस फॉर्मूले को कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यदि वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में क्या होती है कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं मान लूँ कि एक कोई प्लेन है, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक्सेस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने आपके अनुसार हमने नाम रख दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और इसी तरह हमने क्या लिया जेड एक्सिस। देखिए हमने माना कि एक यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसकी पॉइंट की मान लेता हूँ ए है और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो 2, 3, 4 है। 4 नहीं 5 ले लो, अच्छी बन जाएगी। ठीक है ना, 5 है। तो इस और इसकी जो सेंटर है, इसकी कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0, 0 जिसको ओ बोलते हैं। तो क्या होता है ना भाई, क्या होता है कि हमें इस पॉइंट ए की पोजीशन को फाइंड करनी होती है। तो इसकी पोजीशन की डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके रेस्पेक्ट में अपन फाइंड करते हैं उससे उस पॉइंट की ओर होती है। तो हम यहाँ पे ओरिजिन से फाइंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की ओर होती है। और इसको मैंने मान लिया कोई ये वेक्टर है, आर वेक्टर है। इसकी पोजीशन वेक्टर को हमने मान लिया आर वेक्टर। ठीक है, तो इसकी पोजीशन जो वेक्टर होती है ना, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, हमने यहाँ पे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ए की पोजीशन वेक्टर। तो इस ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर इसकी डायरेक्शंस होती है। ठीक है भाई, तो इसकी जो आर कैप होती है ना, आर कैप को लिखने के लिए आप क्या लिखते हो, उस पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए आप क्या लिखते हो आर वेक्टर। यदि इसकी पोजीशन वेक्टर है तो अपन कैसे लिखते हैं आर वेक्टर को, आपने सीखा ए वेक्टर को कैसे लिखा था ए एक्स आई कैप। उसी तरह आप लिखोगे आर एक्स की टर्म में जो भी कांस्टेंट है उसको एक्स आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। इसी तरह तो लिखते हो। तो इसी तरह लिखोगे तो आर कैप को यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, आर कैप एक्स में क्या है 2 है ना, तो 2 आई कैप लिखोगे और 3 जे कैप लिखोगे और 5 के कैप लिखोगे। इट मीन्स भाई इस पॉइंट ए की जो ये तो पोजीशन वेक्टर आपने लिख दिया कितनी आसानी से। और वही आपसे कभी पूछा गया कि इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता दो, तो आप कैसे निकालते हो मैग्नीट्यूड। अभी हमने सीखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे, उसी तरह 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो ना, कितनी आसान है। 4, 9 और 25 कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना क्या। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको, मैंने क्या क्या लिख दिया। यहाँ पे क्या होगी अंडर रूट 25, 25 4 29, 29 9 क्या होगा 38 हो जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी अंडर रूट 38। ओके, इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक और तरीके से आपकी पोजीशन वेक्टर फाइंड करना आता है, उसको भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन निकालना आपको आ जाए। ठीक है, हमारे पास एक और मैंने एक्सेस बनाया, एक मिनट, एरो मैं ले लूँ। ओके, कि एक एक्सेस बनाया हमने, एक के लिए एक वाई एक्सिस है और एक मैंने जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि माना कि एक यहाँ पे पॉइंट है ए, मान लो एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट है और एक मैंने लिया यहाँ पे बी पॉइंट। इस ए पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर कैसी होगी, हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर यहाँ पे किसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर होगी, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी। ठीक है, इसको और बी की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ऐसी होगी।
इस ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर, इसकी डायरेक्शन हमेशा आप याद रखियो। इसकी पोजीशंस को वेक्टर को लिख क्या लिख सकते हो, आर ए वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, और इसको क्या लिख सकते हो, आर बी वेक्टर। ऐसे अपन इतना तो आप लिख ही सकते हो जितना आपने अभी तक समझा है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि पोजीशन पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसी क्वेश्चन ही पूछी जाती है आपसे। इसको कैसे सॉल्व करोगे इसकी, तो ये पूछा जा रहा है कि ए की पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में अपन को फाइंड करनी है। ए की पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं, आर ए बी। ए की पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में आप इसको लिखते हो आर ए बी। देखो क्या होता है कि आर ए बी को अपन ऐसे लिखते हैं, आर ए बी को, इसको क्या पढ़ते हैं, ए की पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं आर ए माइनस आर बी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। यदि वही पूछा जाए कि बी की पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिख सकते हो, आर बी माइनस आर। इसको हमेशा आप याद रखें, ठीक है। या ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको हमेशा आप याद रखियो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो अपनी पोजीशन वेक्टर के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से मेरे अनुसार आपने समझ ली है। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर एक्चुअल में क्या होती है, इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। इक्वल वेक्टर उसको बोला जाता है जिसके अंतर्गत क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम होता है। तो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, देखिए जो इक्वल वेक्टर है, इस इक्वल वेक्टर उसे बोलते हैं जिसके पास क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। मतलब क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मतलब वैसे दो वेक्टर जो क्या है, मैग्नीट्यूड भी उनकी सेम है और डायरेक्शंस भी सेम है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि मान लीजिए एक कोई वेक्टर है जिसको कैसे लिखते हैं आप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वैसे ही मैं बात करूं, दूसरा कोई वेक्टर है बी वेक्टर, जिसको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हुआ। और ये दोनों, यदि दोनों ये इक्वल वेक्टर हो, इफ दोनों क्या हो, इक्वल वेक्टर हो, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है, यदि ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो इसकी कंडीशन क्या है, ए एक्स बराबर बी एक्स होनी चाहिए। वैसे ही ए वाई बराबर बी वाई होनी चाहिए। वैसे ही ए जेड बराबर बी जेड होनी चाहिए। इट मीन्स एक कंडीशन यदि लागू हो रही है तो ये इक्वल वेक्टर है, या यदि इक्वल वेक्टर है तो एक कंडीशन लागू होनी चाहिए, तो भी आप बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर, या इक्वल वेक्टर ही बोलोगे इसको, और क्या बोलोगे। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे सब पास सेकंड वेक्टर है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, इसके बारे में बात की जाए तो नल एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, जीरो। आप जाने होंगे मैथमेटिक्स के अंदर नल का मतलब होता है जीरो। तो यहाँ पर भी है कि वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड व्हिच आर कॉल्ड अ नल वेक्टर। इट मींस वेक्टर
वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे आप? नल वेक्टर। जीरो मैग्नीट्यूड को क्या बोलोगे आप? नल वेक्टर बोलोगे। और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होती। इट मींस डू नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। इनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होती है नल वेक्टर के पास। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड इज अपोजिट वेक्टर। सेकंड क्या है भाई साहब? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर एक्चुअल में क्या होती है, इसके बारे में आप देखिए। अपोजिट वेक्टर क्या होती है? देखो, नल वेक्टर तो आपने समझा कि इसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है एंड इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होती है। ये क्या होती है? इनकी जो मैग्नीट्यूड सेम होती है बट डायरेक्शंस क्या होती है? अपोजिट होते हैं। इट मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। मतलब इनकी अपोजिट डायरेक्शंस होती है बट मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बॉडी हुई जिसकी ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड इधर जा रही है, दूसरी है जो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसके इनका तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या है? डिफरेंस है। जैसे कि मैं बात करूँ वेक्टर के टर्म्स में, एक कोई वेक्टर है, इसको आप कैसे लिखते हो? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे आप लिखते हैं। उसी तरह आप कोई बी वेक्टर मैंने रैंडम लिया, इसको आप कैसे लिखते हो? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप ऐसे कोई दो वेक्टर है एंड हमने माना कि ये दोनों वेक्टर यदि इफ दे आर अपोजिट वेक्टर, दे आर क्या है? यदि ये दोनों क्या है? अपोजिट वेक्टर है, तो इट मीन्स इसकी कंडीशन क्या होगी कि ई एक्स बराबर माइनस होगा बी एक्स, इसी तरह ए वाई बराबर माइनस बी वाई, इसी तरह ए जेड बराबर माइनस बी जेड। एक कंडीशन है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या है वो वेक्टर अपोजिट वेक्टर है या नहीं। ओके गाइस, हम बात करेंगे नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वेक्टर क्या है आप देखो, नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। और इसके साथ साथ हम एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एंटी पैरेलल, देखो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में अपन क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होती है। देखिए पैरेलल वेक्टर देखिए पैरेलल वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि इसकी डायरेक्शंस क्या होती है? सेम होती है। मतलब सेम क्या होती है? डायरेक्शन। बट देखिए डायरेक्शन तो पैरेलल वेक्टर में सेम होती है बट मैग्नीट्यूड क्या रे? मैग्नीट्यूड 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 सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। तो क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वह सेम भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकती है। बट अगर हम बात करें एंटी पैरेलल, कौन सा रे? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर एक्चुअली में होती क्या है? देखो हम बात करूं एंटी पैरेलल
अब देखो एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का अपोजिट, इट मींस क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शंस, मतलब क्या, अब डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड पे क्या कमेंट है, उसी तरह मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में or may not be जीरो, क्या जीरो, सेम लाइक सेम, इट मीन्स पैरेलल वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड के बारे में वो क्या हो सकती है, जीरो सॉरी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसी तरह एंटी पैरेलल के बारे में बात की जाए तो एंटी पैरेलल की क्या है कंडीशन, एंटी पैरेलल के अंदर डायरेक्शंस अपोजिट होती है बट मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। चलिए हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर को बोलते हैं ए कैप, ए वेक्टर, इसको आप कैसे लिखो, ए एक्स आई कैप, इतना तो लिखना आई क्या होगा भाई साहब, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह दूसरा मैंने वेक्टर लिया बी वेक्टर, जिसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड, जेड थोड़ी वाई, वाई जे कैप प्लस बी जेड की कैप। देखिए हमने दो वेक्टर लिया, यदि दोनों वेक्टर, यदि कंडीशन फर्स्ट, कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि यदि ए वेक्टर पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर के, ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर के, तो कंडीशन हमारी ये होती है कि ए एक्स बटा बी एक्स इजकल टू ए वाई बटा में बी वाई इजकल टू ए जेड बटा में बी जेड इजकल टू जेड टी। इट मीन्स यदि एक कंडीशन ए एक्स बटा बी एक्स बराबर ए वाई बटा बी वाई बराबर ए जेड बटा बी जेड, यदि ये पॉजिटिव आती है तो अब कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर, इट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है ना गाइस, ये क्या है, दोनों पैरेलल, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ओके, तो आप इसकी कंडीशन हमेशा आप याद रखो, ठीक है। उसी तरह मैं बात करूं कि एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, एंटी पैरेलल की कंडीशन, ठीक है। एंटी पैरेलल के बारे में बात की जाए तो आप देखो, यदि ई कंडीशन सेकंड, यदि ई फैक्टर एंटी पैरेलल हो, क्या हो, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो बी वेक्टर की, तो क्या होगी, तो ए एक्स बटा में बी एक्स बराबर ए वाई बटा में बी वाई बराबर ए जेड बटा में बी जेड, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। इट मीन्स यदि पॉजिटिव आए तो पैरेलल वेक्टर, यदि निगेटिव आ जाए तो वो क्या होगी, एंटी पैरेलल वेक्टर। आप इसको याद रखना, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। यदि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर पे क्वेश्चन आए तो इसी कंडीशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के अंतर्गत आपको रॉन्ग और राइट या इट मीन्स ट्रू या फॉल्स फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यह है कि ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। देखिए कह रहा है कि ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, इट मीन्स जितने भी पैरेलल वेक्टर है क्या वो इक्वल वेक्टर है। बट आप जानते हो कि जो पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकती है, बट इक्वल वेक्टर के अंतर्गत मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होनी चाहिए। अच्छा मान लो यदि पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंस हो जाए, तो क्या वो इक्वल वेक्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या है कि एक क्या है, स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड कर रहा है कि ऑल इक्वल वेक्टर आर आल्सो पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शंस भी सेम होती है, तो क्या ये पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। थर्ड कर रहा है कि ऑल अपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ऑल अपोजिट वेक्टर आर
एंटी पैरेलल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर के अंदर क्या होती है, डायरेक्शंस डिफरेंस होती है, तो बात सही है, एंटी पैरेलल होगी। पैरेलल और इसके मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है, तो एंटी पैरेलल ऑब्वियसली होगी ही। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, इट मींस तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट करता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर। देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन, इट मींस थीटा कितने आ गई 180 डिग्री, और यूनिट वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की एक एक है, इट मींस मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये दोनों कंडीशन क्या आपकी अपोजिट वेक्टर के लिए हो नहीं इंडिकेट कर रही है, तो अपोजिट वेक्टर ही होगा, ओबीसी बात है। ऑप्शन नंबर 4 इज भी करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट थे कुछ जो इसमें से अपन को देखना था कि कौन सी करेक्ट है कौन सी। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है भाई साहब, जो आपने पीछे तो पढ़ा ही है, जो ध्यान से पढ़ा होगा उसके लिए तो एकदम हवा है भाई। ओके, नेक्स्ट चलो अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर है, इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। कौन से रे, कोलिनियर वेक्टर। ओके, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर। अब देखो कोलिनियर वेक्टर इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, को मतलब एक साथ, और लाइन मतलब एक लाइन पे, एक साथ एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। मतलब क्या अपन लिख सकते हैं, विच लाई ऑन सेम लाइन। मतलब एक सेम लाइन पे क्या है, लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल भी वेक्टर भी हो सकता है, और एंटी पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। ओके, देखो एक एरो मैंने लिया, और देखो एक है, एक वेक्टर ऐसे लिया और एक वेक्टर है, ये दोनों एक लाइन पे लाइक कर रहे हैं, तो ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर हुआ। अगर मैंने कोई एंटी पैरेलल वाला वेक्टर लिया, देखो एक ये हो, ये दोनों क्या हुआ, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट वेक्टर इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से वेक्टर, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर। अब एक कोप्लेनर वेक्टर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। ठीक है, आप इसके नाम से क्या सर्च कर पा रहे हो कि वेक्टर कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में ही होनी चाहिए, कि वेक्टर विच लाई ऑन सेम प्लेन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंतर्गत यदि वेक्टर लाई कर रहा है, तो क्या होगा, वो कोप्लेनर वेक्टर उसको बोलते हैं। बट एक ध्यान रखने के है कि टू वेक्टर ऑलवेज, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए ऑलवेज वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि टू वेक्टर टू वेक्टर ऑलवेज, क्या रे, ऑलवेज कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर। मतलब जो दो वेक्टर हैं वे ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। बट बट यदि थ्री वेक्टर हो तो उसके अंदर कुछ कंडीशन होते हैं। बट थ्री थ्री वेक्टर कब कोप्लेनर हो गए, थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर कोप्लेनर व्हेन, कब, जब उसके अंदर एक कंडीशन है। लेट मैंने थ्री वेक्टर क्या माना, ये जो थ्री वेक्टर है वो, उसको हमने एक सिंबल दे देते। जो थ्री वेक्टर है वो क्या है, जैसे कि मान लो ए वेक्टर हुआ, एक बी वेक्टर हुआ, एक तीन वेक्टर है। ये तीन वेक्टर कब
कोप्लेनर हो सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है कि दो वेक्टर, मान लो कोई दो वेक्टर, उसके अंदर यदि क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, उसकी जो रिजल्टेंट टाइम, उसके तीसरे में यदि हमने डॉट प्रोडक्ट किया, यदि वह क्या है, 0 आए, तब एक क्या है, कोप्लेनर है। इसको आइडेंटिफाई करने की एक तरीके हुई, टेक्निक हुई। ओके, चलो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। ओके, इतना समझ आया कोप्लेनर कोलिनियर वेक्टर क्या होती है। नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास कॉन्कुरेंट वेक्टर। कॉन्कुरेंट कौन सा रे, कॉन्कुरेंट वेक्टर क्या हुआ, कॉन्कुरेंट वेक्टर। ये क्या होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, कॉन्कुरेंट उसको बोलते हैं, ये क्या है कि एक सेम पॉइंट यदि कोई दो से अधिक वेक्टर पासेस कर रहे हैं तो उन वेक्टर को क्या बोलेंगे, कॉन्कुरेंट वेक्टर। मतलब विच वेक्टर्स आर, वेक्टर्स आर क्यों लगा रहे हैं, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। मतलब कोई वेक्टर जो सेम पॉइंट से यदि पासिंग हो रहा है उसको क्या बोलोगे आप, कॉन्कुरेंट वेक्टर। जैसे देखो, एक ये हुआ, देखो सेम पॉइंट से पासिंग हो रहे बहुत सारे जो वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट से पासिंग हो रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉन्कुरेंट वेक्टर बोलोगे। समझ में आया, कॉन्कुरेंट वेक्टर क्या है, एक्चुअल में क्या है, कॉन्कुरेंट वेक्टर है। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट वेक्टर है, इसको अपन बोलते हैं क्या, एक मिनट, क्या बोलोगे उसको, देखो क्या बोलोगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, देखो को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, देखो लाइन इसकी नेम ही कह रही है कि वेक्टर जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम है, इट मींस को इनिशियल वेक्टर किसको बोलोगे, को इनिशियल वेक्टर किसको बोलोगे, वेक्टर जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम है। इट मींस क्या लिखते हैं, वेक्टर, वेक्टर्स आर दोज दोज which have same initial point। मान लो हमने क्या किया, ये दो तीन वेक्टर बना दिया, लो तुम्हारे लिए वेक्टर बना दे दो तीन, तीन कह लो और भी बना दे रहे हैं। ये हमने तीन वेक्टर बना दिया, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी वेक्टर, एक का नाम दिया सी वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर क्या है, को इनिशियल वेक्टर, बिकॉज इनकी जो इनिशियल पॉइंट है वे सेम है। तो देखिए गाइस, हमने क्या किया कि वेक्टर के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किए हैं। हमारी वेक्टर की आज फर्स्ट लेक्चर थी, इसके अंतर्गत हमने वेक्टर को क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज की जो रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली वेक्टर क्वांटिटीज की जो रिप्रेजेंटेशन करने की तरीका है वो कैसी होती है, उसको हमने सीखा। और जो स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल हमने देखा, और वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी के बिटवीन में जो एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने देखा। और डिफरेंट टाइप की जितनी भी पॉसिबल टाइप ऑफ वेक्टर है उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस ऑन वेक्टर की नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड देखिए, आप ऐसे पढ़ते रहिए, और देखिए कोई भी आप कहीं से पढ़े ये मैटर नहीं करता, बट आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैटर करती है। और एक बार आपको यदि कोई भी टॉपिक समझ में आए तो मेरी आपसे हमेशा विनती रहेगी कि दोबारा उसको लेक्चर ना देखा करें और उसकी क्वेश्चन ही केवल प्रैक्टिस करें। ये हमारी आपसे पर्सनल विनती रहेगी कि एक बार कोई भी यदि टॉपिक समझ में आए तो उसको बार बार आप टाइम ना खराब हो रहे कि हमने केवल इन सर से लेक्चर देखा, उन सर से लेक्चर देखा, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस, इफ आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी जो
नॉलेज है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो थैंक यू फॉर स्टडी। ओके, ओके, थैंक यू।